Welcome to SN Chaudhary Physics classes at BD Gurukul. Today, I am going to discuss RLC circuit. आज हम आपके RLC सर्किट के बारे में बताने जा रहे हैं। आप सभी बच्चों का BD गुरुकुल में स्वागत है। और RLC सर्किट से पहले हम आप लोगों को बिहेवियर ऑफ रेजिस्टेंस इन AC सर्किट बता चुके हैं, बिहेवियर ऑफ इंडक्टर्स इन AC सर्किट और बिहेवियर ऑफ कैपेसिटर इन AC सर्किट। अब ऐसा कंसीडर करो, यदि हमारे पास RLC रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर तीनों एक साथ हो, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। जब तक आपको सब्जेक्टिव पेपर होता था, इसके आने के चांसेस 5 मार्क्स में रहते थे। अब यहाँ पर MCQ टेस्ट आ गया है। MCQ टेस्ट के कारण इसमें जितने भी आपके क्वेश्चंस आएंगे वो अलग अलग तरह से आते हैं, लेकिन इन्हीं के भीतर से आते हैं। अब इसी के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आप लोग केयर करो, ध्यान दो। इस कर्सर देखना बेटा, AC सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, इसी को हम RLC सर्किट भी कहते हैं। अब यहाँ पर देखो डायग्राम में, आप देख रहे हो हमारे पास ये RLC ये लगा हुआ है। R के अक्रॉस वोल्टेज जो डेवलप होगा उसको VR कहते हैं। L के अक्रॉस जो वोल्टेज डेवलप होगा उसको VL कहते हैं। और C के अक्रॉस जो वोल्टेज डेवलप होगा उसको हम VC कहते हैं। अब हमारे पास यहाँ सिंबल देखो, ये AC सर्किट का सिंबल है, कारण मतलब AC सर्किट में आपने इसको जोड़ दिया। आप लोगों ने पढ़ा था अब रेजिस्टेंस में पढ़े थे बेटा, E नॉट इक्वल टू E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी और I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। कहने मतलब रेजिस्टेंस का भी EMF का भी और करंट का भी, दोनों का फेज सेम है, इसलिए यहाँ पर दोनों को एक ही फेज में माना है हमने। देख लो, सेम डायरेक्शन दिए। करंट को अलोंग एक्स एक्सिस मान लिए, तो उसी के पैरेलल हमने VR खींच दिया। इंडक्टेंस में क्या पढ़ा, जो आपके E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी और I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, यहाँ पर माइनस पाई बाई 2। इसका मतलब करंट 90 डिग्री पीछे चल रहा है, अर्थात वोल्टेज 90 डिग्री आगे चल रहा है। तो करंट के अलोंग एक्स एक्सिस माने हैं, इससे 90 डिग्री पर इस वोल्टेज को हमने दिखा दिया। इसके बाद कैपेसिटर में आपने पढ़ा E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी एंड I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। यहाँ करंट 90 से चल रहा है आगे, तो हमने करंट को तो अलोंग एक्स एक्सिस लिए हैं, तो EMF को हमने, वोल्टेज को हमने 90 डिग्री पीछे कर दिए। ये फेजर डायग्राम की तरह इतना दिखा देना। अब आपको सर्किट एलिमेंट के समय हमने पढ़ाए थे, रेजिस्टेंस के वोल्टेज को IR कहते हैं, V इक्वल टू IR। इंडक्टेंस के वोल्टेज को E इक्वल टू माइनस L dy/dt कहते हैं और कैपेसिटेंस के वोल्टेज को Q अपॉन C कहते हैं। अब यहाँ पर देखो बेटा, इसी आधार पर यहाँ पर अब सब कुछ डिटेल से वोल्टेज जो हमने अप्लाई किए फिगर में, ये E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी है। द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ ए प्योर रेजिस्टेंस, हमने 100% रेजिस्टेंस है, क्योंकि 100% रियल आइडियल रेजिस्टेंस में इंडक्टेंस नहीं होना चाहिए, लेकिन सब में थोड़ा बहुत रहता है, तो इसलिए हमने प्योर रेजिस्टेंस लिए R, प्योर इंडक्टेंस L लिए एंड आइडियल कैपेसिटर C लिए, कनेक्टेड इन सीरीज इज शोन इन फिगर। ये फिगर में आपको हमने दिखा दिया। अब इस आधार पर अब आप क्या देखते हो बेटा,
एक बताओ सीरीज में क्या सेम रहता है? सीरीज में करंट सेम रहते हैं, कहना मतलब जो करंट आई में आर में जाएगा वही करंट एल में जाएगा, वही करंट सी में जाएगा। अब यहाँ पर है लेट अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ ई व्हिच इज गिवन बाय ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब ये हमारे पास वोल्टेज है, हमने अप्लाई कर दिया। अब देखो क्या आता है, एज आरएलसी सर्किट, RLC are in series, so current at any instant is given by I equal to I naught sin omega t। सेम करंट है तो हमने ये करंट निकाला, किसी भी टाइम मान लो ये करंट होगा। अब यहां देखो फेजर डायग्राम, द फेजर डायग्राम और वेक्टर डायग्राम ऑफ AC सर्किट कंटेनिंग RLC इज सीरीज इज शोन इन फिगर 2। अब आपके फिगर 2 में आपके दिखा दिए थे बेटा, यहाँ पर देख लो, ये हमारे पास फिगर 2, इसमें हमने ये चीज दिखाए हैं। अब इसी को दिखा फिगर 2 में तो देखो ये हमारे पास देखो अलोंग एक्स एक्सिस हमने करंट को लिया है, देख लो यहाँ पर लिखे हैं आई नॉट मैक्सिमम करंट। अब आपके देख लो इंडक्टर्स में वोल्टेज 90 डिग्री आगे चलते हैं, तो करंट का लाइन ये है, इससे 90 डिग्री पर हमने इधर VL खींच दिया और इसी करंट से 90 डिग्री पीछे चलता है कैपेसिटर्स के वोल्टेज, तो कैपेसिटर के वोल्टेज को हमने यहाँ पर 90 डिग्री से पीछे खींच दिया। तो आपके ये VC हो गया नीचे वाला। अब यहाँ देखो VC यहाँ पर नीचे आ गया। अब अलोंग OB तो VL है और अलोंग OC VC है। अब कंसीडर किया हमने, इसको लिखा है देखो बेटा, VL ऊपर जा रहा है, VC नीचे जा रहा है। अब आपके देख लो ये VC नीचे जा रहा है। अब इसमें से व्हिच इज ग्रेटर, हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ पर देख लो VC है, यहाँ पर VL है, बड़ा कौन है बताओ बेटा आप लोग? VL बड़ा है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो हमने क्या किया, VL में से VC को माइनस कर देंगे, जो बचेगा उतना ही वोल्टेज में हमारे काम के आएंगे। तो हमने VL माइनस VC इतना बड़ा हुआ, माइनस करने पर ये लाइन खींच दिया। अब देख लो रेजिस्टेंस वाला अलोंग I VR है और अलोंग Y आपके VL माइनस VC है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे, OA स्क्वायर प्लस AK स्क्वायर हो जाएगा बेटा। दोनों देखो वेक्टर है, वेक्टर में आपके दोनों का दोनों वेक्टर है, आप पढ़ चुके हो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जहां पर यदि दो वेक्टर्स 90 डिग्री पर हो तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जैसे आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB cos 90, वहां पर cos 90 के कारण cos 90 डिग्री 0 होता है, तो हमारे पास क्या बच जाता है, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको वेक्टर लॉ से समझो या आप पाइथागोरस थ्योरम से समझो। अब इस आधार पर हमें OA जो VR है और OB डैश जो VL माइनस VC है, इनका रिजल्टेंट हो गया OK। अब इसको हम निकाल लेते हैं, देखो यहाँ पर नीचे द मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस R इज गिवन बाय VR वेक्टर इक्वल टू I नॉट वेक्टर R। आगे बेटा समझ में आ रहा है आप लोगों को? जी सर। हाँ, वोल्टेज के लिए हम वैसे भी बताए थे रेजिस्टेंस में V इक्वल टू IR होता है। और इन फिगर 2 करंट फेजर I नॉट इज, इसी को समझाया है यहाँ पर, इज अलोंग OX एज VR इज इन फेज विद करंट,
इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ ए along OX। VR को हमने यहाँ पर OA से शो कर दिया। यहाँ देखो डायग्राम में O से लेके A तक VR है। अब इसके बाद इसी तरह से आपने यहाँ निकाल दो बेटा, द मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस L इज VL I नोट इंटू XL। XL रिएक्टिव इंडक्टिव रिएक्टेंस है, जिसको हम सिंपली कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अपोजिशन ऑफर्ड बाय इंडक्टर। इंडक्टर ने कितना रेजिस्टेंस शो किया, इसको हमने लिखा I नोट XL। ठीक ऐसे ही आप कैपेसिटर में देख लो, यहाँ पर लिख दिए एज वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर लीड्स द करंट बाय 90 डिग्री सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय OB। यहाँ पर डायग्राम में देख लो, OB के द्वारा हमने VL को शो किया था। ये सारा हम लिख चुके हैं बेटा, जिससे कि आप पढ़ोगे भी तो सारे समझ में आ जाएंगे। मैक्सिमम वोल्टेज, अब यहाँ पर देखो, वोल्टेज अक्रॉस C इज VC इक्वल टू I नोट वेक्टर इनटू XC। अब यहाँ पर देखो, एज वोल्टेज अक्रॉस C लैग बिहाइंड द करंट बाय 90 डिग्री सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय OC अलोंग OY डैश। अब आपके यहाँ पर देख लो डायग्राम में OY आपका ये कर्सर देखना बेटा, OC के द्वारा हमने VC शो कर दिया। बाकी तो कैलकुलेशन है, इतना भी देखो डिटेल में रहता था तो हम डिटेल में बताते थे, क्योंकि ये पेपर में आते थे। अब यहाँ पर देख लो, एज दीज वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर्स एंड वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर आर इन अपोजिट डायरेक्शन, नेट रिएक्टिव वोल्टेज, वोल्टेज हमें दिखेगा कितना, वोल्टेज केवल हमें दिखेगा ये देखो नीचे VL माइनस VC दिखेगा। एज्यूमिंग VL ग्रेटर देन VC रिप्रेजेंटेड बाय OB डैश के द्वारा अलोंग OY रखिए। अब ये सब हम ऊपर भी समझाए आपको, देख लो। रिजल्टेंट ऑफ OA एंड OB, OA वेक्टर्स एंड OB वेक्टर is the डिनोटेड बाय, यहाँ पर गलत लिखा गया, डिनोटेड बाय OK। OK के द्वारा हमने दिखा दिया इन रेक्टेंगल दिस। Hence the value of VR, VLC, VL and VC is phasor with E naught represented by OK and angle phi with current। अब आपके देख लो डायग्राम में जो रिजल्टेंट हमारा ये E नोट है, ये I के साथ क्या एंगल बनाता है, फाई। इसका मतलब रिजल्टेंट जो है, जो वोल्टेज है रिजल्टेंट, वो करंट से फाई एंगल आगे चल रहा है। ये हमारा रिजल्टेंट हो गया। अब इसी आधार पर अब यहाँ पर देखो बेटा, अब हम नेट रिजल्टेंट निकालते हैं। देख लो, OK इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारे पास है OA हमारा VR स्क्वायर हो गया और OB हमारा VL माइनस BC स्क्वायर हो गया। इक्वेशन 6 बन गया इस तरह से, देख लो, E नोट इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VL माइनस BC स्क्वायर, और ऊपर में ये हमारे पास स्क्वायर रूट, यहाँ स्क्वायर रूट छूट चुका है, स्क्वायर रूट डाल देना बेटा। अब यहाँ पर देख लो, VR इक्वल टू I नोट R, VL इक्वल टू I नोट XL, VC इक्वल टू I नोट XC। तो रूट के भीतर में ये हमारे पास है, तो रिजल्ट क्या हो गया, I नोट स्क्वायर, I नोट स्क्वायर, I नोट स्क्वायर, तीनों में है, कॉमन लेके हम बाहर निकाल लेंगे। तो रिजल्ट क्या हो गया, E नोट इक्वल टू I नोट इंटू रूट अंडर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला देखो, आपको इक्वेशन कॉपी पर लिख लो, इक्वेशन 6 याद रखना है, इसके ऊपर रूट डाल देना। इक्वेशन 7 आपको याद रखना है। अब इसमें से देख लो, I नोट को यदि हम यहाँ नीचे ले आते हैं तो E नोट अपॉन I नोट, EMF अपॉन करंट को हम क्या कहते हैं बेटा, रेजिस्टेंस कहते हैं।
अब यहाँ पर रेजिस्टेंस तो है नहीं, यहाँ पर तो इंडक्टर भी अपोज करता है, कैपेसिटर भी अपोज करता है, रेजिस्टेंस भी अपोज करता है, इसलिए इसको हम कहते हैं इम्पीडेंस। द टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय RLC, तीनों के द्वारा जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है उसको हम इम्पीडेंस कहते हैं, डिनोटेड बाय Z। यहाँ पर देखो, इसलिए यहाँ पर हम यहाँ पर नीचे लिखते हैं, but the total effective resistance of RLC circuit is called impedance of the circuit and it is denoted given by Z, Z equal to E naught upon I naught। ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। ये सारे जितने बॉक्स में है ये सारे के सारे फॉर्मूला आपको एमसीक्यू में न्यूमेरिकल बनाने में हेल्प करें। तो Z इक्वल टू क्या निकल गया, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर रूट अंडर। आए बेटा समझ में? हेलो गुड़िया, आपके Yes, समझ में आ गए बेटा? यस सर। हाँ, ये बॉक्स में जितने भी हैं वो सारे फॉर्मूला लर्न करना है। एमसीक्यू का क्वेश्चन यदि इस टॉपिक पर करना चाहते हो तो अब यहाँ पर लिख दिए, दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर इम्पीडेंस। पहले ये एक्सप्रेशन निकालने के लिए कहा जाता था, अब ये निकालने के लिए नहीं कहा जाता है, एमसीक्यू क्वेश्चन है तो हर बॉक्स पर फॉर्मूले न्यूमेरिकल बनेंगे। अब देख लो बेटा, यहाँ पर एंगल जो हमने बताया, जो रिजल्टेंट ईएमएफ है ई नॉट, वो आई के साथ फाई एंगल बनाता था। अब उस फाई एंगल भी चाहिए मुझे, इसी में इसको हम बनाते हैं टेन फाई इक्वल टू ए के अपॉन ओ ए इक्वल टू ओ बी डैश अपॉन ओ ए। अब आपका डायग्राम एक बार देख लो पीछे, तो हम फिर से दिखा देते हैं। यहाँ पर डायग्राम है टेन फाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हमारा ए के और दैट इज ओ बी डैश के बराबर है, तो ए के की जगह ये पुट कर देंगे ए के अपॉन ओ ए। अब इसी आधार पर हमने यहाँ पर ये दिए हैं ए के अपॉन ओ ए, ओ बी डैश अपॉन ओ ए, वी एल माइनस वी सी अपॉन आर। तो आपको ये एंगल कितना निकल रहा है, ये एंगल निकालने के लिए टेन फाई वाला आपको याद रखना है, टेन फाई इक्वल टू वी एल माइनस बी सी अपॉन आर। देखो मोस्टली बच्चे ऊपर ही छोड़ देते हैं रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, लेकिन वहीं छोड़ देंगे तो उन्हें परेशानी होगा, टीचर भी नंबर मार्क्स काट लेते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर फॉर्मूले के हिसाब से ये भी निकालना है। अब हम क्या जानते हैं, वी एल इक्वल टू आई नोट एक्सएल माइनस वी सी इक्वल टू आई नोट एक्ससी, वी आर इक्वल टू आई नोट आर। तो हमने क्या किया, आई नोट को कॉमन लिए, कैंसिल आउट हो गया, तो टेन फाई इक्वल टू क्या निकल गया, एक्सी अपॉन आर, सॉरी एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। अब आपको टेन फाई निकालने के लिए यदि वोल्टेज मालूम है, ये फॉर्मूला अप्लाई करो। यदि कैपेसिट इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, रेजिस्टेंस मालूम है, तब ये फॉर्मूला यूज करो। द नेट अल्टरनेटिंग ईएमएफ, अब इसके आधार पर जो हमें वोल्टेज मिला है वो कितना हुआ, नेट अल्टरनेटिंग ईएमएफ डेवलप्ड इन द आरएल सर्किट इट रिप्रेजेंटेड बाय ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब फाई एंगल से आगे बढ़ा था तो प्लस फाई, यहां तक। अब ईएमएफ कितना डेवलप हुआ, ये आगे बात समझ में आप लोगों को? जी। हाँ, कोई प्रॉब्लम हो बेटा तो पूछ सकते हो। गुड़िया आप बताओ बेटा। हेलो जी सर, आगे समझ। अच्छा अब देखो बेटा, करंट हाँ बोलो बेटा। तो सेम रहेगा ना? करंट तो आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है, और करंट से ये फाई एंगल आगे चला गया ईएमएफ। अच्छा ठीक है। अब देखो स्पेशल केसेस, व्हेन एक्सएल इक्वल टू एक्ससी, यदि एक्सएल और एक्ससी इक्वल है तो तब उस कंडीशन में एक्सएल में से एक्ससी को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, देख लो टेन फाई इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्ससी बाय आर। अब एक्ससी की जगह पर भी हम एक्सएल लिख देते हैं क्योंकि दोनों इक्वल ही है, तो रिजल्ट आ गया 0 बाय आर। हाँ, फाई की वैल्यू क्या निकल गया, 0 डिग्री,
कहने का मतलब उसमें XL और XC का कोई काम ही नहीं है, वो कुछ काम ही नहीं कर रहा, कोई विरोध नहीं कर रहा है। इसका रिजल्ट क्या हो गया, Z इक्वल टू R स्क्वायर प्लस रूट सॉरी Z इक्वल टू रूट अंडर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC। यहाँ पर R स्क्वायर बच गया, XL माइनस XC 0 इक्वल टू R। कहने का मतलब वो प्योर रेजिस्टेंस वाला सर्किट बन जाएगा। Hence voltage and current are in the same phase। इसका मतलब यहाँ वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में रहेगा। यही क्वेश्चन पूछ रहे थे, फेज बताओ। एसी सर्किट इज नॉन इंडक्टिव माने एंड नॉन कैपेसिटिव, कहने मतलब उसमें कैपेसिटर और इंडक्शन के कारण कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। आया बेटा समझ में? जी यस सर। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर दे रखे हैं नेक्स्ट चॉइस, व्हेन आपके XL ग्रेटर देन XC the tan phi is positive and so phi is positive, voltage leads to current by phi angle। अब यहाँ पर ये एंगल बन जाएगा पॉजिटिव, और जैसा आपने डायग्राम देखा वैसा रिजल्ट आएगा। When XL less than XC, tan phi is negative, so phi is negative, the voltage lags the current by phi angle, voltage पीछे चलने लगेगा। AC circuit is capacitor dominated। अब को इसका डायग्राम तब कैसा बन जाएगा, देखो बेटा डायग्राम पर देखो, यहाँ पर हमने क्या किए थे, हमने VL को बड़ा कंसीडर लिए थे, कर्सर देखो VL को बड़ा कंसीडर किए थे, तो हमने रेक्टेंगल ऊपर बनाया। जब BC बड़ा हो जाएगा ये रेक्टेंगल नीचे बन जाएगा और ये हो जाएगा कैपेसिटर डोमिनेटेड। तब ये एंगल यहाँ पर जो I था उससे ये पीछे चला गया EMF। आए बात समझ में? जी ऐसा नहीं हो जो सर तो ऊपर की डायग्राम बता दिए और पेपर में नीचे वाला डायग्राम दिखा रहा है, देखो मिस्टेक हो गया। मिस्टेक कुछ नहीं है, जब कैपेसिटर बड़ा होगा तो नीचे वाला डायग्राम हो जाएगा। ये यहां तक के थे। अब आप देख लो एसी सर्किट, यहाँ पर अब हमारे पास इसी के ऊपर स्पेशल केस है, एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर। अब इसका डायग्राम कहेगा बनाओ, केवल रेजिस्टेंस है इंडक्टर है, तो आपने जो पहले पढ़ा है उसी के आधार पर इसको दिखाना है। कैसे देख लो, ऊपर में आपके आर वाला यही डायग्राम रहा, BL की जगह पर ये बना, कैपेसिटर कट गया यहाँ से, यहीं से जोड़ दिया हमने, और इसका रिजल्टेंट का डायग्राम ये VL और VR के बीच का ये निकल गया। अब इस कंडीशन में Z कितना होगा, द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट इज गिवन बाय Z इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर रूट अंडर। आगे बेटा समझ में? जी अब देखो, वी फाइंड द in RL circuit voltage leads the current by phi angle। RL सर्किट में वोल्टेज आगे चलेगा, और यहाँ पर tan phi इक्वल टू XL माइनस XC था, तो XC तो है ही नहीं, XL अपॉन R के बराबर ये एंगल निकल जाएंगे। नेक्स्ट देखो, अब हमने क्या किया, L को हटा दिए, यहाँ पर केवल R और C है सर्किट में। R और C में सर्किट देख लो, डायग्राम नीचे आ गया नहीं इसका, VR का डायग्राम तो अलोंग एक्स एक्सिस है और VC नीचे है, तो इसका रिजल्टेंट ये हो गया। कहने मतलब यहाँ पर वोल्टेज पीछे चल रहा है फाई एंगल से, फाई निगेटिव हो जी गया। अब यहाँ पर डायग्राम फेजर डायग्राम ऐसे बना दिए, मेरे ख्याल से डायग्राम में भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इम्पीडेंस
Z इक्वल टू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर। टेन फाई यहाँ पर एक्सी अपॉन आर के बराबर होगा। अब यहाँ पर जो फाई निकलेगा बेटा, ये एंगल नेगेटिव निकलेगा, जैसे -30 डिग्री, -60 डिग्री कर, जितने एंगल से ये रिजल्ट आएगा इस तरह से। हैंस वोल्टेज लेस द करंट बाय फाई एंगल। यहां तक समझ में आ गया बेटा? जी। अब देखो इम्पीडेंस Yes, ट्रेंगल, ऊपर जो ट्रेंगल बना था, अब उसको कैसे दिखाए? द टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय आरएलसी सर्किट इज कॉल्ड इम्पीडेंस। इट इज डिनोटेड बाय Z, given by Z equal to RS रूट अंडर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। फ्रॉम थ्री फेजर्स VR equal to I naught vector, VR vector equal to I naught vector R, VL vector equal to I naught vector XL, VC vector equal to I naught, ऊपर एरो छूट चुका है, करेक्शन कर लेना, I naught vector XC। इन तीनों की मदद से जो हम ट्रेंगल बनाते हैं, we obtain what is known as impedance triangle। अब इस तीनों की मदद से जो ट्रेंगल हम बना रहे हैं, देखो बेटा, ये ट्रेंगल बना दिए। जो हमारा रिजल्टेंट होता था वो उस जगह पर Z हो गया, इधर R है अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस XL माइनस XC है। द ट्रेंगल obtained by combination of Z, R and XL minus XC is called impedance triangle। The base OA of triangle represents ohmic resistance. The perpendicular AK represents reactive reactance, that is XL minus XC, and diagonal represent OK, that is represents the impedance Z of the AC circuit। Angle AOK equal to phi is the phase angle by which voltage leads the current in the circuit। माने करंट कितना चलते हैं, यहां तक के ये है। थोड़ा बच गया, ये भी देख लो। द रेसिप्रोकल ऑफ रिएक्टेंस, रिएक्टेंस यहां पर हम बता रहे हैं इज कॉल्ड ससेप्टेंस। अब आपके जो आपके अभी पढ़े हो इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जैसे पीछे पढ़ा था आपने रेजिस्टेंस और उल्टा में कंडक्टेंस, उसी तरह से इसका रेसिप्रोकल को हम ससेप्टेंस कहते हैं। एडमिटेंस, द रेसिप्रोकल ऑफ इंपीडेंस इज कॉल्ड एडमिटेंस। जैसे Z है, Z का रेसिप्रोकल को हम एडमिटेंस कहते हैं ऑफ एसी सर्किट। द ससेप्टेंस एंड एडमिटेंस आर मेजर्ड इन मोहो। जैसे आपके कंडक्टेंस का यूनिट हमने मोहो लिए थे, या ओम पावर -1 या सेमन, यही हम यहाँ लेते हैं। आगे बेटा समझ में यहाँ तक? जी। ये सारे डेफिनेशन याद कर लेना। नोट, ऑल एसी सर्किट द रिलेशन दैट होल्ड्स इन इज Z इक्वल टू EV अपॉन IV। यहाँ पर EV क्या है? वर्चुअल EMF, और IV क्या है? वर्चुअल करंट। इन दोनों का रिलेशन सही है। Z equal to R in case of AC circuit containing R only. Z equal to XL in case of AC circuit containing L. Z equal to XC in case of AC circuit containing C only। दो दो करके आप मिलेंगे। Z equal to R square रूट अंडर R square plus XL square in case of AC circuit containing R and L। Z equal to root under R square plus XC square in case of AC circuit containing R and C only। और Z equal to XL minus XC root under, यहाँ पर लिखते XL minus XC in case of circuit containing L and C। यहाँ तीनों रहेगा, Z equal to root under R square
प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर, ये हो गया इन केस ऑफ एसी सर्किट कंटेनिंग आर एल सी। इस तरह से आपको हमने ये सर्किट डिटेल से बता दिए हैं, इसको आज तैयार कर लेना। अब आपके फेजर डायग्राम वाला टॉपिक खत्म हो गया। अब एक टॉपिक रह गया पावर का, ट्रांसफार्मर और एसी, 3 टॉपिक्स ये रह गए बेटा। नेक्स्ट क्लास में तीनों हम कर देंगे, लेकिन ये तैयार कर लोगे। आगे बेटा जी समझ में कोई जी जी आ प्रॉब्लम? गया। गुड़िया आप बोलो बेटा। जी सर, आगे समझ। आ गया, ठीक है, तो आप ये यहाँ कर लोगे। कल आप लोग क्लास रखना है या नहीं रखना है, ये हमें पहले बता दो। कल रख लेना आशीष जी। हाँ तो रख लेंगे, ठीक है। आप रेडी रहेगी गुड़िया ना? जी सर। हाँ, टाइम जो भी रहेगा। अब आपको ये सही लगा है, ये नोट्स के रूप में दे दिया है, ये हमारा वीडियो लेक्चर की तरह भी काम करेगा, नोट्स की तरह भी काम करेगा, एमसीक्यू के जितने फॉर्मूले होते हैं कलेक्टेड, इसकी तरह भी काम करेगा। आप लोगों को सही लगे लाइक और सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना। थैंक यू।